निश्चित रूप से आज का दिन सामाजिक न्याय के लिहाज से और सामाजिक न्याय ही नहीं इस देश के पूरी संकल्पना के लिहाज से बेहद अनूठा है और बेहद जरूरी है। आज के दिन हम लोग जब बातचीत करते हैं और इस बात की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं कि यह देश बना कैसे, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, और जब आप आइडिया ऑफ इंडिया पर बात करना शुरू करेंगे तो पहली बात यह समझ में आएगी कि इस देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक और तमाम तरह की विषमताएं हैं जिनके चलते इस देश के बहुत बड़े तबके को सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी से वंचित कर दिया गया। और इस वंचना के खिलाफ लंबे वक्त से सामाजिक न्याय परख विचारकों ने, दार्शनिकों ने, चिंतकों ने, और जब जब सत्ता मिली, किसी भी तरह की सत्ता मिली, उसमें शामिल होने वाले तमाम विचारकों ने, नेताओं ने और पद पर बैठे लोगों ने अपने ढंग से इस विषमता को दूर करने की कोशिश की। इन्हीं में से एक चीज जो पढ़ने के क्रम में हम समझते हैं, उन तमाम नामवर लोगों से एक कड़ी जुड़ती है छत्रपति शाहू जी महाराज की। और आज के दिन जो ये आयोजन हो रहा है, यह भी इस बात की गंभीरता को कहने की कोशिश कर रहा है कि आज के दिन को हमें सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और इसके पीछे का मूल तर्क यह है कि आज के दिन ही छत्रपति शाहू जी महाराज ने आरक्षण को एक वैधानिक प्रक्रिया के बतौर, एक सामाजिक सुधार के क्रांतिकारी उपक्रम के बतौर लागू किया था। और आज 118 साल पहले आज से यह प्रक्रिया शुरू होती है, और जिसका असर यह दिखता है कि समाज के उस तबके के बीच से जिसके नुमाइंदगी सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी में नगण्य थी, क्योंकि उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के हर संभव उपक्रमों से सायास दूर रखा गया था। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जमीन का सवाल हो, संसाधनों का सवाल हो, उन पेशों का सवाल हो जिनको करने वाले इस वंचित तबके के लोग थे, इन सब को इस प्रकार से वंचित रखा गया कि वो सत्ता तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। उनको बाकायदे रोका गया। और जब साहू जी महाराज सत्ता में आते हैं और वो इस बात को देखते हैं कि उनके मंत्रिमंडल से लेकर के हर पब्लिक स्पेस में सवर्णों और उनमें भी एक ही जात यानी एक ही तबका ब्राह्मण ही हर जगह वर्चस्व में है, तो उन्होंने एक कदम उठाया कि किस तरह से हमें आरक्षण के जरिए इस तबके की जगह को, जिसे दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है अनाधिकृत रूप से, गैर कानूनी रूप से, गैर मानवीय रूप से, उस जगह को सामाजिक न्याय के लिहाज से भरते हुए हमें वंचित शोषित समाज तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। और उन्होंने आरक्षण लागू किया और बहुत जल्दी इस आरक्षण के असर देखने को मिले। समाज में क्रांतिकारी बदलाव आने लगा और चंद सालों में ही जहां इस तबके की नुमाइंदगी शून्य के तकरीब थी, वह नुमाइंदगी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और उसका असर ये दिखता है, इस पूरी लड़ाई का असर ये दिखता है उन तमाम विचारकों, फूले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर और तमाम लोग जो उस समय काम कर रहे थे, सक्रिय थे, उनका असर भारत के नए दस्तावेज, नए दस्तूर में देखने को मिलता है।
भारत का संविधान। और भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया कि दलित और पिछड़े तबके की जो आबादी के अनुपात में उनकी जगहें संरक्षित की जाएंगी। उन जगहों पर दलित और पिछड़े तबके से आने वाले लोगों को ही मौका दिया जाएगा। और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पहला संशोधन संविधान का ईवी रामास्वामी पेरियार के दबाव में आर्टिकल 15(4) ऐड किया जाता है। और आर्टिकल 15(4), 16(4) और आर्टिकल 340 यानी 340 यह प्रावधान करते हैं कि इन दलितों और आदिवासियों के अलावा गैर सवर्ण जातियों की तादाद भारत में बहुत ज्यादा है, जिनको चिन्हित करके उनकी आबादी को के आंकड़े जुटा करके और यह सुनिश्चित करके कि इनके साथ वंचना यानी आजादी के नाम पर हुई है तो उनको उतनी जगह का हक हुकूक दिया जाएगा। और इसी के आधार पर 1951 में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना, काका कालेलकर आयोग, जिसमें कुछ खामियां थीं जिसकी वजह से वो लागू भी नहीं हो पाया। और उसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि काका कालेलकर कमीशन ये मानता है कि आर्थिक वंचना ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। लेकिन उसके बाद 80 के दशक में मंडल कमीशन का गठन होता है और मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को 90 में आकर के लागू किया जाता है। और 90 में आने के बाद 93 के इंदिरा साहनी मुकदमे जजमेंट के बाद अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है और शैक्षणिक संस्थानों में यह आरक्षण 2006 के आसपास पास होता है, जो 7 में मिलता है। यह एक यात्रा है जिस यात्रा की हर बुनियाद, हर कड़ी छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोहिया और पहले के लोगों में देखें तो ईवी रामास्वामी पेरियार, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और जंगे आजादी के दरमियान अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तमाम लोग, रामस्वरूप वर्मा, इन लोगों के संघर्षों, पेरियार ललई के संघर्षों के चलते एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत होती है। 90 में आकर के मंडल कमीशन जब लागू होता है, उच्च शिक्षा में आरक्षण शुरू होता है। उच्च शिक्षा में आरक्षण 1997 में आता है SC/ST का और 2006-7 में OBC का आता है। अब इसमें दिलचस्प क्या है और मेरी बातचीत का मैंने जो विषय सोचा है वो ये कि आजादी के 70 साल बाद हम आज कहां खड़े हैं, इसका मूल्यांकन होना होगा। इस बात का मूल्यांकन किया जाए आज सामाजिक न्याय दिवस के इस बेहद जरूरी मौके पर कि आज वह पूरी यात्रा अपने पड़ाव पर कहां खड़ी है, जिस रास्ते वो चल रही है वो रास्ता कैसा है और आगे आने वाला भविष्य किस तरह के खांचों में दिखाई देता है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, इन सब की लड़ाइयों के साथ छत्रपति साहू जी महाराज का वो दिन आज जब उन्होंने आरक्षण लागू करने का एक महान फैसला लिया, क्रांतिकारी फैसला लिया, आज हम कहां खड़े हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितने चीजों को समेट पाऊं अपने छोटे से व्याख्यान में, मैं 3-4 हिस्सों में बात करूंगा। सबसे पहला और मेरे कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ शिक्षा जगत, उच्च शिक्षा। एक बार इसको टटोलते हैं कि उच्च शिक्षा के लिहाज से हम आज कहां खड़े हैं। 70 साल बाद फूले, साहू, अंबेडकर की वह विरासत, पेरियार की विरासत आज उनकी पीढ़ियों की नुमाइंदगी के बतौर कहां खड़ी है। और फिर कोशिश करेंगे कि मेडिकल में, जुडिशरी में, मीडिया में और आखिरी दौर में हम लोग बातचीत ये करेंगे कि इसको किस तरह से रोका जा रहा है, हम कहां पहुंचे, हमारी यात्रा का पड़ाव आज कैसा है और आज के दिन इस रास्ते पर, सामाजिक न्याय के रास्ते पर अवरोध क्या क्या है, कहां गड्ढे खोदे जा रहे हैं।
कहां ब्रेकर लगाए जा रहे हैं और कैसे रोकने की एक कवायद की जा रही है। उच्च शिक्षा से बात शुरू करते हैं। और अभी हाल के दिनों में मैंने जो अपनी आरटीआई का जवाब लगाया था और फिर मैंने उसे ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी की कि आज उच्च शिक्षा में दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा तबके की नुमाइंदगी कितनी है, आज हम कहां खड़े हैं, इसका मूल्यांकन करना होगा। ये मेरी आईटीआई का शुरुआत का 4 सवाल है, जिसपे मैंने पहला सवाल पूछा था कि कैटेगरी वाइज वाइस चांसलर कितने हैं देश भर के विश्वविद्यालयों में। तो देश भर के विश्वविद्यालयों का आंकड़ा यूजीसी कह रहा नहीं है, हम राज्यों को भेजते हैं, वहां से कुछ मिलेगा तो आपको बताएंगे। दूसरा आंकड़ा मैंने पूछा कि देश के कैटेगरी वाइज वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने हैं। इसका आंकड़ा देने के लिए यूजीसी ने कहा कि हम ऐसा कोई आंकड़ा रखते ही नहीं, यानी इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो कुलपति हैं, कुलपति लोग किस किस तबके के हैं। और हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक आरटीआई में यह जवाब दिया था, और कुल विश्वविद्यालयों में 496 विश्वविद्यालयों में 6 दलित, 6 आदिवासी और 36 ओबीसी, यानी कुल मिलाकर के 50 से भी कम, और 450 कुलपति आज भी 10 से 15% आबादी वाले सवर्ण तबके से ही आते थे। ये 2 साल पहले का डेटा था, अभी उन्होंने डेटा देने से मना किया है। तीसरा आंकड़ा मैंने पूछा था कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में कितने पद हैं जो सैंक्शन है, एससी, एसटी, ओबीसी तीनों कैटेगरी के, और कितने वैकेंट हैं। इन्होंने कहा कि उसका आंकड़ा हम नहीं मेंटेन करते, फिर से इन्होंने राज्यों को भेजा है, इंतजार है कि वो इसका जवाब क्या देते हैं। आखिरी में एक आंकड़ा उन्होंने मुझे दिया, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सैंक्शन पोस्ट कितनी है, कितनी एग्जिस्टिंग है और कितनी वैकेंट है। और मैंने जो इसका रेशियो निकाला वो मैं आपको एक बहुत छोटे से चार्ट पेपर को तैयार किया है, उसके जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। देश भर के विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी 2020 में प्रोफेसर पदों पर जो सैंक्शन पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए वो 297 काम कर रहे लोग 51, और वैकेंट पोस्ट 246, यानी 82.82% प्रोफेसर की एससी कैटेगरी की सीट आज भी 70 साल बाद वैकेंट है। एसटी कैटेगरी के 133 लोगों में 8 लोग काम कर रहे हैं और 125 सीटें खाली हैं, यानी एसटी कैटेगरी की 93.98% प्रोफेसर की सीट वैकेंट है। और ओबीसी की 269 सैंक्शन पोस्ट में से ओनली 9 प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं, और 260 यानी 96.65% प्रोफेसर की पोस्ट ओबीसी की आज की तारीख में वैकेंट है, खाली है, उस पर कोई नियुक्ति नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लिए यह आंकड़ा 85% है, 85% सीटें उनकी खाली है। 70 में 10 लोग काम कर रहे हैं, 60 पीडब्ल्यूडी की सीटें खाली कर दी गई। एसोसिएट प्रोफेसर में एससी कैटेगरी के 602 पद हैं, जिनमें 141 लोग काम कर रहे हैं और 461 पद खाली पड़े हुए हैं, यानी 76.57% एससी कैटेगरी के एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट है। और एसटी कैटेगरी में यह आंकड़ा 86.01% है, यानी 286 में से 40 लोग काम कर रहे हैं, 246 पोस्ट वैकेंट है। और ओबीसी के लिए आंकड़ा फिर से वही 63 है, 544 कुल सैंक्शन पोस्ट में से 31 लोग पढ़ा रहे हैं और 513 पोस्ट यानी 94.30% एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में यह 90% है। असिस्टेंट प्रोफेसर में एससी की पोस्ट 27%, एसटी की पोस्ट 33, ओबीसी की 41 और पीडब्ल्यूडी की 50% पोस्ट वैकेंट है। यह आंकड़ा है। और आज 70 साल बाद हम यहां पहुंचे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी, ओबीसी की अप्रोक्सीमेटली औसतन 90% जगहें खाली हैं। तो पहला सवाल आपसे मैं करता हूं,
अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रिजर्व कैटेगरी के आंकड़े ये हैं, तो आप कल्पना करिए कि राज्य विश्वविद्यालयों में ये स्थिति कितनी भयावह होगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो रेशियो है इससे भी ज्यादा होगा राज्य विश्वविद्यालयों में। और जिलों में जो डिग्री कॉलेज हैं, छोटे छोटे डिग्री कॉलेज से लेके बड़े बड़े डिग्री कॉलेज पूरे देश भर में, मैं दावे से कहता हूं कि वहां SC ST OBC की वैकेंट पोस्ट मोर देन 95% होगी। ये उच्च शिक्षा में 70 साल बाद आज की हमारी स्थिति है। और अब 90 के बाद, मंडल के बाद जब तेजी से जल जंगल जमीन सत्ता संसाधन हिस्सेदारी का सवाल मुखर हुआ, तो इन सभी सरकारी विश्वविद्यालयों, याद रखिएगा ये सारे आंकड़े गवर्नमेंट के, पब्लिक फंडेड एजुकेशन के, प्राइवेट एजुकेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं, वहां कोई आपके दलित पिछड़े आबादी के लोग हैं ही नहीं। तो जैसे जैसे इस तबके की नुमाइंदगी उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों में होना शुरू होती है, तो शुरू में ये लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, नॉट अवेलेबल वैकेंट पोस्ट को जनरल पोस्ट से भर देते थे और कहते थे कि ये लोग अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए नॉट अवेलेबल कहा और SC ST OBC की पोस्ट को जनरल से भरा। जब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की पहली पीढ़ी मुकम्मल ढंग से डिग्रियों से लैस होकर एलिजिबिलिटी लेकर के इन प्रोफेसर्स के पद तक आना शुरू होती है, तो वो कहते हैं नॉन फाउंड सुटेबल, NFS। यानी अब तक आप कहते थे कि ये लोग नहीं है इसलिए हम नौकरी नहीं दे रहे, जब ये लोग नौकरी के काबिल हुए तो आप कह रहे हैं कि ये सुटेबल नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी वही डिग्री लेकर के इंटरव्यू दे रहे हैं जो डिग्री लेकर के समझ दे रहा है, उसी तरह की काबिलियत और पात्रता रखते हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आपको समझ में सारी काबिलियत उसी पैमाने पर दिखेगी और उसी पैमाने पर एक दलित, पिछड़े, आदिवासी में कोई काबिलियत नहीं, और आप कहेंगे NFS नॉट फाउंड सुटेबल। तो हम ये सवाल करेंगे कि आपके सुटेबल होने का पैमाना क्या है, कोई किताब बनाई, क्या आपने उसके कोई क्राइटेरिया दी? और कंटिन्यू देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आज भी नजर रखिए, आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासी पदों को NFS किया जा रहा है। और अब जब सड़क के आंदोलन मजबूत हुए, दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके, फूले अंबेडकर, पेरियार की विरासत के लोग पढ़ने के साथ लड़ना शुरू करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो ये विश्वविद्यालयों को ही निजी हाथों में बेचना शुरू कर देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, हर विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए लगातार हमले, और इन विश्वविद्यालयों को बंद करके वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गगलगोटिया, अशोका, MIT यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। न रहेगा आरक्षण, न हो देनी पड़ेगी दलित, पिछड़े, आदिवासियों को नौकरी। तो ये शिक्षा की स्थिति है। और इन सारे विश्वविद्यालयों को प्राइवेटाइज किया जाना शुरू कर दिया, परमानेंट अपॉइंटमेंट बंद करके अब वो कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक रखना चाहते हैं, और कई विश्वविद्यालयों में वो रख रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो आप जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, वो लोग ये सोचें, फूले अंबेडकर, पेरियार से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज की वो लड़ाई आज कहां खड़ी है, जिसे छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण देकर के यह ख्वाब देखा था कि आजाद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जब लिखा जाएगा तो इस देश के हर तबके की नुमाइंदगी हर पब्लिक स्पेस में होगी। उच्च शिक्षा, जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट में बदलाव का वाहक कहा जाता है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है शिक्षा क्रांतिकारी बदलाव की बुनियाद है, लेकिन आज की शिक्षा वाहियात हो चुकी है, यह गैर जरूरी तरीके से चल रही है। बावजूद इसके सिलेबस में उन्होंने नहीं रखा दलित, पिछड़े, आदिवासी नायकों को, उन्होंने रिसर्च नहीं कराया दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, रिसर्च टॉपिक ले गए तो उन्हें ह्यूमिलेट किया गया। जब सब तरह से चीजें बनने लगी, अब आप विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रहे हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके की पहली पीढ़ी आंख में आंख डाल करके सवाल करना शुरू करती है, इसलिए आपको चिढ़ होती, आप विश्वविद्यालय बेचने शुरू कर दिए। तो जो सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद थी, एक दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके का युवा अगर शिक्षित होता है, इन तबकों की महिला जिस दिन साक्षर होती है, वो अपने पूरे तबके, पूरे समाज के लिए एक नया क्रांतिकारी बदलाव की वाहक बनती है। एक महिला, एक युवा। दरअसल ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी मानसिकता इस सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को रोकना चाहते हैं।
इसलिए वो हायर एजुकेशन को सबसे तेजी से बर्बाद कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा उच्च शिक्षा का आपके सामने है। बात करते हैं नौकरियों की, बी ग्रेड की नौकरी, सी ग्रेड की नौकरी, डी ग्रेड की नौकरी। आज रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक निकाय था जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत में दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग काम कर रहे थे, और सबसे बड़ा सार्वजनिक निकाय जो 14 लाख से ज्यादा कर्मचारी रखते थे, और रेलवे के जरिए बहुत बड़े तबके में सरकारी नौकरी मिली। रेलवे को अब प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। अंबानी की फैक्ट्री की बनी हुई ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी हैं, स्टेशन बेच दिए गए और अब 100 नई निजी ट्रेनों को चलाने का काम शुरू कर दिया गया है। तेजस एक्सप्रेस आप भूले नहीं होंगे। इससे क्या होगा? जैसे ही प्राइवेट सेक्टर आएगा वहां कोई रिजर्वेशन नहीं, तो जो काबिल सवर्ण है वो जुडिशरी में बैठेगा, मीडिया में बैठेगा, ब्यूरोक्रेट बनेगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, और ना काबिल सवर्ण, निकम्मे सवर्ण, मेरिट के लिहाज, सो कॉल्ड मेरिट के लिहाज से जो वहां नहीं पहुंच पाएगा, वो इन बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड की नौकरियों में जाएगा, क्योंकि वहां प्राइवेट है और कोई आरक्षण नहीं। आज सरकारी नौकरियां 2% से भी कम है और 97 to 98% जॉब प्राइवेट हो चुकी है। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट से लेकर के हर सामाजिक न्याय का दस्तावेज ये कहता है कि सत्ता यानी सार्वजनिक पूंजी, 1 रुपया भी राज्य का अगर किसी भी निकाय में लगा है तो वहां आरक्षण देना होगा। फिर निजी जैसा कुछ नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि निजी कुछ होता है, प्राइवेट कुछ होता है। मामला सीधे सीधे यह है कि आप प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने यह सिस्टम बना रखा है कि वहां आपको नौकरी नहीं देनी है रिजर्व कैटेगरी के लोगों को। यानी प्राइवेट जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसको प्रोपोगेट कैसे किया गया? राज्य एक अस्पताल खोलने के लिए, एक स्कूल खोलने के लिए, एक डिग्री कॉलेज खोलने के लिए, एक फैक्ट्री खोलने के लिए हर जगह राज्य मदद करता है। और राज्य मदद करता है जमीन में, बिजली में, पानी में, कर में। तो राज्य का पैसा लगा उस निजी सेक्टर में, और राज्य का पैसा मतलब हम जनता का कर का पैसा। तो जब राज्य पैसा दे रहा तो वो निजी कैसे हुआ? यानी पहले तो हमें ये काउंटर करना होगा कि इस देश में निजी जैसा कुछ नहीं है, हर एक चीज पब्लिक फंडेड है, पब्लिक की है। तो आपने आरक्षण कैसे नहीं दिया कि वो निजी है? तो आप इस लड़ाई को सामाजिक न्याय की लड़ाई का हिस्सा बनाना होगा। और दूसरी बात, जब प्राइवेट सेक्टर की जॉब में कोई रिजर्वेशन नहीं, तो हमें यह देखना होगा ना कि जब जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां की सोशल डेमोग्राफी क्या है। एक बार आंकड़ा निकाले इस देश की सरकार और ये बताए कि प्राइवेट सेक्टर में हमने नुमाइंदगी पूरी कर दी है, 85% बहुजन, दलित, पिछड़े, आदिवासी। देखिए मीडिया में जो प्राइवेट है वहां इतने हैं, इतने ब्यूरो चीफ हैं। आज की डेट में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी किसी बड़े चैनल का, अखबार का कोई ब्यूरो चीफ, ब्यूरो एडिटर नहीं होगा। नहीं तो आंकड़े दिखाने चाहिए, नहीं पहुंचे वो लोग। जहां से देश चलता है, जहां से ओपिनियन बनता है, जहां से चीजें नरेशन के लिहाज से सेट की जाती हैं कि सोसाइटी में क्या चलेगा, छवियां बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और आपके लोगों की छवियां बिगाड़ करके, उनके बिगड़ी छवियों के लोगों को सुधार करके आपको एक फेक नरेशन दे दिया जाता है, और फिर आप राम मंदिर बनाने में बहुत खुश होते हैं और लग जाते हैं उसमें। आप धर्म बचाने की ठेकेदारी में लग जाते हैं। फूले अम्बेडकर पेरियार को रोक दिया जाएगा सिलेबस से, आपको पढ़ने नहीं जाएगा, आपको छत्रपति शाहू जी महाराज कौन थे यह बात ही नहीं जानने दी जाएगी। और नायक कौन बनेगा? नवजागरण से लेकर के आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तमाम लोग जो घोर दक्षिणपंथी विचार के थे, वे आजादी के नायक होंगे, आधुनिक भारत के निर्माता होंगे। आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार फूले अम्बेडकर, पेरियार और छत्रपति शाहू जी महाराज क्यों नहीं हुए? ये एक सवाल है। तो ब्यूरोक्रेसी, अब आते हैं ब्यूरोक्रेसी पर। मीडिया में कोई आपके पत्रकार नहीं, नीचे लेवल पर पत्रकार होंगे, लेकिन ऊपर लेवल पर जहां से डिसीजन लिया जाता है कि आपके लोगों को सूचनाएं क्या देनी है, कौन सी हकीकत दबानी है, कौन सी हकीकत दिखानी है, वहां आपके लोग नहीं है। ये आपकी यात्रा है 70 साल बाद की मीडिया में, जहां से सब कुछ अब तो मीडिया के जरिए ही सब कुछ हो रहा है। नौकरियों में आपके लोग नहीं है। 45 साल में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है आज के डेट में। और जब दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के लोग
पहली बार रोजगार में आ रहे थे, उन्होंने रोजगार को बंद कर दिया। और जो पुश्तैनी पेशे थे, पुश्तैनी पेशा एक लोहार का, एक कुम्हार का, एक नाई का, एक बढ़ई का, एक धोबी का, एक डोंग का, एक मछुआरे का, एक सब्जी पैदा करने वाले का, पशुपालक जातियों का, हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों का, जुलाहा का, बुनकर का, मोची का, ये सारे पुश्तैनी पेशे नव उदारवादी नीतियों के भूमंडलीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था और व्यावसायिक पूंजी के दौर में बर्बाद कर दिए गए। आधुनिकता ने, मशीनों ने इन सभी पेशों को बर्बाद कर दिया। तो जिनके पास हुनर था वह हुनर नहीं, अब उसके लिए मार्केट नहीं बचा, और उनके लिए उस हुनर को जगह देने के लिए कोई नया पेशा, कोई नया तंत्र नहीं खड़ा हुआ, आर्थिक तंत्र। तो वे सारे पेशे बर्बाद कर दिए गए और इन लोगों की नौकरियां हाथ से चली गई। तो आप देखेंगे कि 50 साल बाद नव उदारवादी नीतियों के चलते पुश्तैनी पेशे वाले सारे कामगार, कमेरी जाति के लोग, श्रमशील, श्रमजीवी तबके के लोग बर्बाद हो गए। इनके पेशे बर्बाद हो गए और उन्हें नया पेशा मिला नहीं, इनको ट्रेंड नहीं किया और इनके लिए कोई नौकरी मिली नहीं। आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा अगर त्रासद बन के आई है तो वो दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के लोगों के, पसमानदा लोगों की और इन घरों की महिलाओं के लिए है। ये हमारी 70 साल की यात्रा है और अब बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है। यह हमला है हमारे ऊपर। सरकारी नौकरियां बर्बाद कर देंगी जहां रिजर्वेशन लागू है। प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, प्राइवेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन चूंकि उन्हें दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके के लोगों को नौकरी नहीं देनी है, इसलिए उसे प्राइवेट के कॉन्सेप्ट में आपके सामने पेश करेंगे और यह साबित करेंगे कि इन लोगों के लिए कोई नौकरी नहीं है। अब एक दूसरी बात पर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन एंट्री लेवल पर है, जैसे मैंने ये प्रोफेसर वाला भी बताया, इसमें भी एंट्री लेवल पर है। ब्यूरोक्रेसी में भी जो रिजर्वेशन है वो एंट्री लेवल पर है। और आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन लागू होने के 70 साल बाद, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के 98% पोस्ट पर अपर कास्ट है। यानी एंट्री लेवल पर जो दलित, पिछड़े, आदिवासी पहुंचे, वे लोग कैबिनेट सेक्रेटरी क्यों नहीं बन पाए भाई? सेक्रेटरी क्यों नहीं बन पाए? ज्वाइंट सेक्रेटरी क्यों नहीं बन पाए? यानी इन लोगों को बीच रास्ते में रोक दिया गया। एक रूटीन प्रमोशन भी जिन्हें मिलता है उन तबकों को नहीं दिया गया। तो एक तो बहुत थोड़े से लोग यहां पहुंच पाए और उनको भी ऐसा रोक दिया गया कि वो क्रीम तक नहीं पहुंच पाए। ब्यूरोक्रेसी में भी अब उन तबकों की नुमाइंदगी नहीं है और सीटें लगातार कम की जा रही हैं। मीडिया आपने देख लिया, ब्यूरोक्रेसी देख लिया, जुडिशरी में नो रिजर्वेशन। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ SC, ST, OBC रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी? निल। जुडिशरी जहां बैठ करके संविधान के लागू करने और संविधान के बचाने की जिम्मेदारी है, वहां आपके लोग नहीं है। फिर संविधान किसका? शिकारी के हाथ में हमने शिकार की हिफाजत का जिम्मा सौंपा है, जुडिशरी आपके हाथ में नहीं है। और आखिरी बात जो मैं आज बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, आपके तबके के लिए सोशल कल्चरल रिवॉल्यूशन की जितने भी चीजें थी उनको रोक दिया गया है। ये हमला आपके ऊपर हो रहा है। वो आपके इस हमले को इस तरह से समझा जा रहा है कि आपका लिटरेचर अब आपकी सोसाइटी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा तबके की जो नई पीढ़ी आ रही है, वह पीढ़ी अपने अतीत की जड़ों से काट दी गई है। उन्हें पता ही नहीं कि एक ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड है। दलित के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ इस देश में और आज भी हो रहा है। आदिवासियों के लिए क्या क्या चीजें बिगाड़ी जा रही है और कैसे उनको रोका गया है। इनको लेकर के सोचने वाली बात एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो आंकड़े और बताऊंगा मैं आपको, और इसके साथ यह कोशिश करते हैं कि हम कितना इसका निदान है। क्रीमी लेयर, इंदिरा साहनी जजमेंट ने सबसे एक खतरनाक चीज उस समय लागू की, क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? कैसे पता चला आपको कि किसी तबके में कोई क्रीम है? और क्रीम का मतलब क्या है? ये मेरा आपसे एक सवाल है।
और सवाल का मतलब यह है कि आप इस बात को समझें कि इंदिरा साहनी जजमेंट में जब ये कहा गया कि मंडल कमीशन ने इतना गंभीरता से वो सारी चीजें लागू की थी कि वहां पर यह तो कबूल कर लिया गया कि जाति ही वंचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। एक सोसाइटी में क्रीम बन गई। आज तक सवर्ण तबके में कोई क्रीमी लेयर नहीं है, जबकि सारी क्रीम उन्होंने ये एब्जॉर्ब कर रखी है। क्या सवर्ण तबके के ठाकुर, बनिया, भूमिहार कभी ये सवाल नहीं उठाते कि ब्राह्मण अब क्रीमी लेयर बन चुका है? देश के विश्वविद्यालयों, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, हर जगह ब्राह्मण सबसे ज्यादा है। तो सवर्ण तबके में ब्राह्मण तबके को भी क्रीमी लेयर के तहत कुछ लोगों को बाहर करना चाहिए कि अमुक नौकरी में तुम अपनी आबादी से ज्यादा हो, इसलिए अब तुमको न मौका मिलेगा, बाकी वंचित सवर्ण को मिलेगा। यह सवर्णों ने अपने बीच नहीं किया। सारा ब्राह्मण को एक यूनिवर्सिटी के सारी वैकेंट पोस्ट ब्राह्मण को जाएगी, लेकिन बाकी सवर्ण उस पर नहीं बोलता। हद दर्जे की भाई अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ओबीसी तबके में क्रीमी लेयर लाई गई 8 लाख की अनुपात में। ईडब्ल्यूएस आया तो आज ओबीसी का क्रीम और ईडब्ल्यूएस का क्रीम एक जगह पर खड़ा है। और अब क्रीमी लेयर में प्रावधान बदले जा रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि हम 8 लाख से 12 लाख कर रहे हैं इसकी अपर लिमिट, लेकिन 12 लाख करने के साथ वे लोग अब क्रीमी लेयर में पर्सनल इनकम एंड फार्मिंग यानी कृषि से आय जो होती है वो आपकी क्रीमी लेयर में जोड़ी जा रही है। कृषि की आय और निजी इनकम, जैसे ही निजी आय आपकी क्रीमी लेयर में जोड़ दी गई, ओबीसी का रिजर्वेशन का मायने खत्म हो जाएगा। अंतर विरोध है ओबीसी में, हम भी समझते हैं और इसे मानते हैं और इसे दूर करने की कोशिश करते हैं कि ओबीसी के भीतर तमाम पिछड़ी जातियां ऐसी हैं जो कुछ संख्या में ज्यादा या सामाजिक आर्थिक रूप से थोड़ी सशक्त होने के बाद ज्यादा जगह घेरी है। इस बात को कबूल करना होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन के इंडिकेटर बनाइए और एक इंडिकेटर ले आइए विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय को मैं आपको एक नजीर दे रहा हूं कि मसलन मैं यादव हूं, आपको एक पोस्ट पर 4 ओबीसी में से चुनना है। आप इंडिकेटर बनाइए, इन चारों में से यादवों की प्रतिशत इस नौकरी में कितनी है, जो यादव आया है उसका बैकग्राउंड क्या है। और यादव एक नाई, लुहार, बढ़ई, मोची, निषाद सबको एक जगह रखिए। सरकारी स्कूल में जो पढ़ा है उसको एडवांटेज दीजिए। जिसकी पहली पीढ़ी नौकरी में थी उसको कम दीजिए एडवांटेज। जिसकी पहली पीढ़ी का यह बंदा आज इंटरव्यू दे रहा है इसको ज्यादा एडवांटेज दीजिए। जिसके जो महिला है उस तबके की उसको ज्यादा एडवांटेज दीजिए। एक इंडेक्स बनाइए और इस इंडेक्स में जो नीची जाति के लोग होंगे उनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा और ये बात सामने आएगी और सबको हक मिलेगा। ये एक पैमाना बन सकता है। लेकिन क्रीमी लेयर आते ही, पर्सनल इनकम आते ही, ये सारा का सारा ओबीसी रिजर्वेशन ध्वस्त होने वाला है। मंडल के लागू हुए 3 दशक भी नहीं बीते और देश की आधी आबादी जो ओबीसी की है वो आज क्रीमी लेयर का शिकार होने जा रही है। और ओबीसी खुश है कि राम मंदिर बनने वाला है। हमने इसके लिए जाने ली हैं, जाने दी हैं, हमने दंगे किए हैं। तो आज बौद्धिक तबके के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला है और यह चुनौती है कि आप अपने तबकों को कितना कल्चरली इंपावर्ड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। अतीत से कटी हुई है यह जमात जिसे नहीं पता कि छत्रपति साहू जी महाराज थे कौन। तो आज इन सारी चीजों में लेकर के जो उलझन है वह इस कदर बहुत बहुत खतरे में है। तो क्रीमी लेयर का अटैक आपके ऊपर है। आपके ऊपर एजुकेशन के हर पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आपकी बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है और जहां जहां रिजर्वेशन था वो सारे तबके डिस्ट्रॉय कर दिए गए। आरक्षण औचित्यहीन है और आपके हाथ में आरक्षण का कोई ऐसा पैमाना नहीं बचा है जिससे कि आप उसका लाभ ले सकें। बेरोजगारी चरम पर है। आपके तबके के लोग एजुकेट नहीं हो पाएंगे। हायर एजुकेशन बर्बाद है, यूनिवर्सिटीज को बर्बाद किया जा रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो बेस है इकोनॉमी का, वहां तक आपके तबके के लोगों के पास नहीं है चीजें। जमीनें अब उनके पास नहीं है। लैंड रिफॉर्म का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल ही नहीं बन पाता और इन घरों की महिलाएं अब ज्यादा कैद हैं, ज्यादा पीड़ित हैं। और आखिरी बात,
आरक्षण अभी लागू हुआ नहीं। छत्रपति शाहू जी महाराज ने जो ख्वाब देखा था, अंबेडकर फूले पेरियार ने जो ख्वाब देखा था, 70 साल में लागू तो हुआ नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कहा जाता है कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार ही नहीं है। जिस समय दुनिया कोविड-19 के दौर में इंसानियत को बचा रही थी, वहां भारत की वे सारे इंस्टीट्यूशन जिस पे आज भी अपर कास्ट की हेजेमनी बनी हुई है, वे सारे इंस्टीट्यूशन इस कोविड-19 के पेंडेमिक की सिचुएशन में, महामारी के दौर में आपदा को अवसर में बनाने का फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल की चिंता नहीं है, मंदिर निर्माण के लिए पूजन की चिंता है। उन्हें हायर एजुकेशन के बर्बाद होने, नए विश्वविद्यालयों के नए नहीं खोले जाने की चिंता नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। और किस तरह से तर्क दिया जाता है, क्योंकि आपके लोग मानेंगे। कल को यह कहा जाएगा कि आपको इंसान समझना भी मौलिक अधिकार के विपरीत है। हमें समझना होगा और हमें अपने तबके के लोगों को इस बारीकी को समझाना होगा। हमारे तबके की जो किसान लोग हैं, उन्हें उनकी भाषा में समझाना होगा कि किसान, जो किसान जातियां हैं, कृषक जातियां हैं, कामगार जातियां हैं, लुहार, नाई, बढ़ई, कुम्हार, मोची, निषाद, ताड़ी उतारने वाले लोग, लुहार लोग, बढ़ई लोग, ये सब लोगों के पेशे बर्बाद हो गए और ये कहीं नहीं है। और आज आप कह रहे हैं कि आरक्षण का मौलिक अधिकार नहीं है। क्रीमी लेयर, मेडिकल कोटे में आपके डॉक्टर इंजीनियर कितने हैं? मेडिकल कोटे में रिजर्वेशन 0 कर दिया। तो अब यह आप जिस जगह खड़े हैं, 70 साल बाद सबसे ज्यादा मुश्किल में है आप। ये मेरा कहना था। मेरी बातचीत का असल तर्क, असल बुनियाद ये है। और इस बात को जितनी जल्दी हमें इस देश के बहुजन तबके, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच ले जाना होगा कि हम छत्रपति शाहू जी महाराज के ख्वाब को चकनाचूर करने वाली साजिशों के दौर में जी रहे हैं, जिस दौर में यह सारे प्रावधान आपके सामने किया जा रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल, आपकी पीढ़ियां, ओबीसी की पीढ़ियों को पता ही नहीं कि साहू जी महाराज कौन थे, फूले अंबेडकर पेरियार कौन थे। और हमने उस पर काम नहीं किया, हमने पे बैक टू सोसाइटी का काम नहीं किया, हमने अपने लोगों को शिक्षित जागरूक नहीं किया, हमने वो किताबें नहीं पढ़ाई। और आइडिया ऑफ इंडिया के वे नरेशन जो अपर कास्ट हेजमनी के पक्ष में खड़े होकर उस चश्मे से देखे नरेशन है, वो मैं किताब पर बात करूंगा तो लंबा हो जाएगा। सुनील खिलनानी इनकर्नेशन, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहने वाले रामचंद्र गुहा, और आपके एनसीईआरटी से लेकर के हर किताबों में क्या क्या लिखा है, इस देश को बनाया किसने, ये आइडिया ऑफ इंडिया में कौन लोग शामिल हैं, महिलाएं कहां हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के नरेशन कहां है, नहीं पढ़ाई जाएंगी। और अब एनसीईआरटी में गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाएगी ताकि ओबीसी को यह समझाया जाए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ओबीसी की विडंबना यह है कि ओबीसी को सत्ता, संसाधन, हिस्सेदारी से वंचित किया गया जाति के नाम पर, और समझाया ही जा रहा है ओबीसी को जाति कोई चीज ही नहीं होती, हिंदू होना एक अस्मिता है। यह हमारी आज तक की यात्रा है। तो आप विचार करें कि किसान, मजदूर के सवाल आपके सामाजिक न्याय के किस पायदान पर है। लुहार, नुहार, बढ़ई, नुनिया, जुलाहा, पासी, कुमनी, कोयरी, ये सारी जातियां, निषाद जातियां, इनके पुश्तैनी पेशे बर्बाद हो गए। बेरोजगारी में आज ये 45 साल में जब देश सबसे ज्यादा भयावह स्थिति में है, तो ये तबका कहां खड़ा है, इसके डेटा क्यों नहीं है। मेरी आईटीआई, जो मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, और मैंने जितनी आईटीआई लगाई, अब तो आईटीआई को भी उन्होंने कमजोर कर दिया। इसलिए हम आज इतने विपरीत दौर में हैं कि हमारे ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है। आपको अपनी ही आइडेंटिटी को डिलेजिटिमेट करके, डिमोरलाइज करके आपको यह कहा जाएगा कि आप गर्व से कहिए हिंदू हैं, और हिंदू अस्मिता, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन आपका परिचय बने। छत्रपति साहू जी महाराज, फूले, अंबेडकर, पेरियार की बातें रह जाए।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।